ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो हैं हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी इसके अलावा हम लोगों ने एक और फिनोमेना पढ़ा था, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किस तरीके से करते हैं और कॉन्जुगेशन के क्या नियम हैं, ये सारी चीज़ तो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट रेजोनेंस इस टॉपिक से रिलेटेड, हाँ इवन हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बातचीत है जो मैंने तुम लोगों को नहीं बताई थी। तो ये वाले वीडियो में हम लोग बस उसी बातचीत को कवर करेंगे। अदरवाइज कॉन्जुगेशन करना और किस तरीके से कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग ज़्यादातर रेजोनेंस की थ्योरी कवर करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ रेजोनेंस और रेजोनेंस से होता क्या है, मतलब वो तो एप्लीकेशन पार्ट में आएगा बाद में, बट रेजोनेंस से कुछ हद तक हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है। और उसके अलावा मॉलिक्यूल्स अगर रेजोनेंस शो करना चाहते हैं तो रेजोनेंस शो करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है, दैट इज वी विल कंप्लीटली फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि उस रेजोनेंस का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग रेजोनेंस के नियम सीखते हैं, यानी कि कॉन्जुगेशन, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी सबसे पहले रेजोनेंस जो ये टॉपिक हम पढ़ते हैं ये एक्चुअली मतलब आया क्यों लाइट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने आजू बाजू देखते हो तो तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, ऑब्जेक्ट के एटम्स का आप कभी देख नहीं पाते, ठीक है, यू कैनॉट सी द एटम्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट का एटम नहीं देख पाते हो तो मुझे एक जस्ट बात बताओ, तुम उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखोगे। जैसे सिंस एवरीबडी नोज कि जो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन इज द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कह सकते हो कि कॉन्जुगेशन इज कि इलेक्ट्रॉन को आप कितना डीलोकलाइज करते हो, उसको अपने मॉलिक्यूल के अंदर आप कितना अच्छे से फैलाते हो, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। बट जब मुझको यही नहीं पता कि ये जो कॉन्जुगेशन होता है, ये कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, अब सिंस मैं इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकती, सो मुझे कैसे पता कि कॉन्जुगेशन उस पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है या उस मॉलिक्यूल में हो रहा है। अब वो भी जो रेजोनेंस है बहुत पुराने ज़माने में डिस्कवर किया था। लेट्स से राइट नाउ वी हैव वेरियस टेक्नोलॉजीज टू स्टडी अ मॉलिक्यूल। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपीज है अलग अलग टाइप्स की, वो स्पेक्ट्रोस्कोपीज में तुम्हें नहीं घुसना है, बट हम लोगों के पास पुराने ज़माने में जहाँ पे इस टॉपिक रेजोनेंस की खोज हुई थी, या फिर जब ये टॉपिक रेजोनेंस लाइट में आया था, तब ऐसे कौन से क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन की वजह से ये रेजोनेंस नामक फिनोमेना आया। जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने B2H6 डाइबोरेन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि पहले इनिशियल लेवल पर जो B2H6 है उसके स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जा रहा था किसके स्ट्रक्चर्स के साथ, इथेन के स्ट्रक्चर के साथ, कि B2H6 का स्ट्रक्चर और आपका जो इथेन का स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली सेम होता है। लेकिन बाद में फिर ड्रॉबैक्स आने लगे कि अरे अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होता तो B2H6 ने ऐसा ऐसा शो करना चाहिए था, बट B2H6 ऐसा ऐसा शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर C2H6 के जैसा नहीं है। बस यही सारी बातचीत आगे होती गई और बातचीत होते 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 फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं यार, B2H6 का जो स्ट्रक्चर है वो C2H6 के जैसा नहीं है। तो अगर B2H6 का स्ट्रक्चर C2H6 के जैसा नहीं है तो फिर B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पर अगर बात करें तो हाँ, फिर उसके लिए निकल के आया कि अच्छा ज़रूर वहाँ पर वो चीज़ क्या हो गई होगी, आपकी बैक बॉन्डिंग कर रही होगी, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शेयर हो रहे होंगे, समथिंग समथिंग। मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें कैसी हो रही हैं, लाइट में आ रही थी, ठीक है। कैसे आई थी ये चीज़ें, धीरे धीरे लाइट में आ रही थी। ये चीज़ें जैसे से धीरे धीरे लाइट में आई, हम लोगों को जब पता चला कि हाँ ये स्ट्रक्चर्स में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, तो फिर हम लोगों ने उसको करेक्ट करने किया और उस करेक्शन के बाद एक्चुअल थ्योरी हम किसी भी चीज़ की प्रपोज किए। सेम यही काम VBT में हुआ है। मतलब VBT के बाद आपकी MOT आई। MOT क्यों आई, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ VBT के ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ क्वेश्चनिंग्स होंगी, उसके वजह से VBT आई है, तो उसकी वजह से MOT आई है।
तो जब भी किसी थ्योरी का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, या फिर जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो रिजल्ट जब हमारे यूजुअल थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में क्वेरी आती है कि नहीं, इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे किया गया होगा या ऐसे हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर चीज़ है आप लोगों की क्या है, ये आंसर दे रही है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं अगर रेजोनेंस की बात करूँ, सो एवरीबडी नोस कि जैसे जैसे आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किस चीज़ के, बॉन्ड लेंथ के। इसका मतलब ये है कि इफ आई डू हैव अ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, लेट अस इमेजिन, एंड आई डू हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन ये उसके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो रहेगा वो उसके बीच में, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस जो भी है वो डिस्टेंस आप लोगों का सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा रहेगा और डबल बॉन्ड में ये चीज़ क्या रहेगी आप लोगों की कम, और ट्रिपल बॉन्ड में ये चीज़ क्या होती जाएगी, और भी कम हो जाएगी। वैसे ही आप दूसरे एटम्स के रिस्पेक्ट में भी इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल लेकर इस चीज़ को समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कार्बन वाला चीज़ ऑलमोस्ट सभी को पता रहती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं मान के चलती हूँ, मैं लेट करती हूँ कि जो कार्बन और कार्बन के बीच की जो सिंगल बॉन्ड है, मान लो उसका जो डिस्टेंस है वो x एंगस्ट्रॉम है। कितना है ये डिस्टेंस आप लोगों का, x एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद मान लेते हैं जो कार्बन और कार्बन के बीच का अगर डबल बॉन्ड होता तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, y एंगस्ट्रॉम। और जैसे कि ऊपर मैंने जो लाइन लिखी है, ठीक है, उससे तो ये तो समझ में आता है कि चाहे x की जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू आपकी y से तो डेफिनेटली बड़ी रहेगी। तुम्हें इस बात पे फोकस नहीं करना है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है या y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। आपका मकसद डेटा को रटना नहीं है और कोई मतलब भी नहीं याद करके, बस लॉजिकली क्लियर होने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब चाहे x और y की जो भी वैल्यू हो, x हमेशा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू y। अब हुआ क्या, हम लोगों के पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेंजीन। 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने बेंजीन का बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ा होगा, बट हाँ बेसिक स्ट्रक्चर तो तुमको पता ही होगा। अब बात बस इतनी है कि हो सकता है 10th में तुम बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हो, बट सिंस अब IUPAC सीख चुके हो तो तुमको तो ये पता है कि हर वर्टेक्स से कार्बन को रिजेंबल करती है। ठीक है, और देखो ये होता है आप लोगों के बेंजीन का स्ट्रक्चर। हर कार्बन पे क्या होता है, आपके पास एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, दैट इज C6H6। ये वाली जो चीज है ये आप लोगों का क्या कहलाती है, बेंजीन कहलाती है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कार्बन की पोजीशन मार्क कर दूं तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 बराबर। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे यहाँ पे टोटल कार्बन में कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो देखो। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दूसरी तरफ ध्यान दूं तो दूसरी तरफ मुझे क्या दिख रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इसके बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 इसके बीच में मेरे पास एक डबल बॉन्ड है। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है, मतलब अभी जो मैंने दिया है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार ये जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले लोग हैं, इन सभी सिंगल बॉन्ड वालों की अगर बॉन्ड लेंथ लेट से निकाली जाए तो इन सभी लोगों की बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए, आपकी x एंगस्ट्रॉम के आसपास आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये डेटा पहले से मौजूद है कि जब जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दुनिया में एग्जिस्ट करेगा तब तब उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी, x एंगस्ट्रॉम रहेगी बराबर। ये ऑलरेडी हम लोगों के पास क्या है, कंक्लूजन निकला हुआ है। तो हमने भी यही सोचा कि अभी अगर मान लेते हैं ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो ये सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो
तो सिंगल बॉन्ड के एग्जिस्ट करने की वजह से आप लोगों के पास यहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, एक्स एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होना चाहिए। और जो लोग डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर शो कर रहे हैं उन लोगों के पास क्या होना चाहिए, वाई एंगस्ट्रॉम वाला क्या मतलब बॉन्ड लेंथ उन्हें शो करनी चाहिए। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, जब कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपीज हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोई डेटा निकल के आया, तो उस डेटा से कंक्लूजन ये निकला, ये हम लोगों के सामने चीज आई कि एक्चुअली में कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6 जिन लोगों के इसमें बॉन्ड लेंथ एक्स एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, उनकी ये बॉन्ड लेंथ एक्स एंगस्ट्रॉम ना होकर इनकी जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मतलब एक्सपेरिमेंटली जो निकला, थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना आना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जो डेटा निकला वो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक्स एंगस्ट्रॉम जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, एक्स एंगस्ट्रॉम ना आते हुए इनकी वैल्यू थोड़ी सी एक्स एंगस्ट्रॉम से क्या आने लगी थी, थोड़ी सी एक्स एंगस्ट्रॉम से क्या आने लगी थी, कम आने लगी थी, लेस देन एक्स। हमको एक्स से कम वैल्यू मिल रही है। और जो बाजू वाले लोग हैं जिनमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम लोगों के इसमें हमको डबल बॉन्ड मिलना चाहिए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इन लोगों की वैल्यू वाई एंगस्ट्रॉम के आसपास आनी चाहिए थी। तो इन लोगों की वैल्यू वाई एंगस्ट्रॉम ना आकर, ठीक है, इनकी वैल्यू वाई एंगस्ट्रॉम भी नहीं आ रही थी, इनकी वैल्यू भी कुछ मतलब वाई तो नहीं थी यार, वाई तो नहीं थी, वाई के अलावा कुछ थी। जो कि अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, मतलब उन्होंने जो चीज ऑब्जर्व की, उनकी ऑब्जर्वेशन ये निकली कि इस पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के जैसे बिहेव नहीं कर रहा, सिंगल बॉन्ड का डेटा सिंगल बॉन्ड के डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा, और डबल बॉन्ड वाला डेटा डबल बॉन्ड वाले डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये उनका कंक्लूजन था, पता है। तो उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि क्यों सिंगल बॉन्ड वाली वैल्यू के साथ मैच क्यों नहीं कर रही, डबल बॉन्ड वाली वैल्यू के साथ मैच क्यों नहीं कर रही। बट एक्चुअल में जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी, वो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो एक्चुअली वैल्यू क्या थी, एक इंटरमीडिएट था, मतलब एक बीच की वैल्यू थी, एक ऐसा बॉन्ड लेंथ निकल के आया, ठीक है, मतलब इन सारे कार्बन्स के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं इन सभी की वैल्यू निकल के आई लेट्स से Z। और ये जो Z था, ये Z क्या था, मतलब इसको मैं ऐसा लेस देन मोर देन ना समझा के वही ये बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंटली हमें इन सारे बॉन्ड लेंथ्स की एक ही वैल्यू मिली, वो थी Z। और Z जो था वो आप लोगों का क्या था, X और Y के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है, ये X और Y के बीच में क्या कर रहा था, वो लाई कर रहा था। मतलब ये जो Z की वैल्यू है, ना तो ये X से क्या आ रही थी, बढ़ी जा रही थी, ना तो ये कुछ बीच की आ रही थी, कुछ बीच की वैल्यू मिल रही थी हमको। ये X और Y के बीच में ये वैल्यू आपको मिल रही थी। मैं एवरेज करने को नहीं बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, इन बिटवीन, बीच में कोई तो भी एक वैल्यू है, उस वैल्यू के बीच का कोई भी नंबर आ रहा था, वो भी सबका सेम। 3 लोगों ने X देना चाहिए था, 3 लोगों ने Y देना चाहिए था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 के 6 क्या दे रहे हैं, अपनी वैल्यू Z दे रहे हैं। बताओ, 6 के 6 लोग अपनी वैल्यू क्या दे रहे हैं, Z दे रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू इंटरमीडिएट थी बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में क्या थी, ये एक्चुअल वैल्यू आपकी इंटरमीडिएट थी। तो वहां से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि यार ऐसा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वहां पे 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड का डेटा आपको नहीं मिल रहा, कुछ तो मतलब वहां पे ऐसा हो रहा होगा। सो दे थॉट कि क्या हो रहा है, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई। फिर वहां से उन्होंने बहुत अपने दिमाग पे जोर डाला, चीजों को एनालाइज किया कि ऐसा क्या हो रहा है। बाद में निकल के आया द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ का डेटा था, ये बॉन्ड लेंथ के डेटा को हम समझा नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन लोगों ने फिर देखो क्या कहा कि आप जो स्ट्रक्चर दे रहे हो, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 लोगों ने डबल देना था, 3 लोगों ने सिंगल देना चाहिए था, ठीक है। तो फिर बाद में ये चीज प्रपोज हुई कि यार इसका मतलब ये है कि मैडम अगर आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है तो जरूर इसी सेम बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ऐसा बन पाना भी पॉसिबल होगा, क्योंकि जब ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनेगा तो आप कंफर्मली आप ये कह पाओगे, आप श्योरली ये चीज कह पाओगे कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखो उसने डबल बॉन्ड एक्वायर किया है और स्ट्रक्चर नंबर 2 में उसने क्या किया है, सिंगल बॉन्ड किया है।
मतलब जो एक स्ट्रक्चर में जो लोग डबल वाले थे वो स्ट्रक्चर 2 में सिंगल बन गए, और जो स्ट्रक्चर 2 में थे सिंगल वो डबल बन गए, मतलब वाइस वर्सा। तो हम लोग इस पूरी चीज को, ये डबल सिंगल बॉन्ड वाले बॉन्ड लेंथ के डेटा को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? ये हम तभी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के टोटल 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स आप लोगों के ऐसे होते हैं, ठीक है, मैं सब मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा आया कि उन लोगों के, अगर मैं सिंगल लेविस स्ट्रक्चर पे डिपेंड हो जाऊं कि अच्छा इस मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर ये है, तो इस लेविस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर सिंगल लेविस स्ट्रक्चर को देखकर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग उसको क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस मॉलिक्यूल की। तो ऐसे में हमने क्या किया, फिर हमने क्या अज्यूम किया कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और बस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, फेनोमेना। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस। कि जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। और जैसे मान लेते हैं बेंजीन है, तो बेंजीन के ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बेंजीन के हो सकते हैं। तो ये जो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस इसी को केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कि हम लोगों के कौन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब होता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ना तो 1 है ना तो 2 है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कभी भी, ठीक है, आपके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते बराबर। ये कभी भी आप लोगों के एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अगर मैं कहूंगी स्ट्रक्चर नंबर 1 को बेंजीन कहते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 2 को बेंजीन कहते हैं, तो तुम ये कहोगे नहीं मैडम, दोनों में से किसी को बेंजीन नहीं कहते, वो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है, वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलता है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हमेशा आप लोगों का कहाँ लाई करता है, जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उन्हीं का कुछ मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा बिटवीन रहता है, किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बिटवीन रहता है। मतलब उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर क्लब कर दिया जाए तो उनकी क्लबिंग से जो आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे उसको आप कहोगे आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर। और बस केमिस्ट्री की भाषा में इसी एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेसिकली रेजोनेंस के अंतर्गत 2 टर्म्स होती हैं। पहली टर्म होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरी टर्म होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब सादा सिंपल सोबर सा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके पास जो वेरियस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, ठीक है, जिससे आप उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर। अब एक्चुअल में अब ऊपर वाली बेंजीन भी आपका क्या कहलाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाजू में जो मैंने बनाया वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर कोई मान लेते रोनित कहेगा कि नहीं लेफ्ट वाला सही है, शेरन कहेगा नहीं राइट वाला सही है, तो उससे प्रियांशु बीच में आके अपना जजमेंट ये दे रहा है कि नहीं देखो लेफ्ट और राइट दोनों ही सही है। तो एक काम करते हैं, अपन बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि एक काम करो, ये बना लो आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप बना लो। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो बीच में गोला है, ये गोला ये बताता है कि आपके जो अल्टरनेट, ठीक है, डबल सिंगल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे स्ट्रक्चर नंबर 1 है। मतलब ऐसा नहीं है कि डबल सिंगल सिर्फ आपका इस डायरेक्शन में है, डबल सिंगल इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है, अल्टरनेट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हर कार्बन को डबल बॉन्ड मिल ही रहा है कभी ना कभी, हर कार्बन को सिंगल बॉन्ड कभी ना कभी मिल ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने गोला बना दिया कि देखो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये टर्म तुम्हें पता होनी चाहिए थी कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है और रेजोनेंस आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग। और ये जो पर्टिकुलर फेनोमेना होता है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फेनोमेनॉन होता है, किस चीज का फेनोमेनॉन बताओ, ये जो फेनोमेना होता है जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये फेनोमेना जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कहना चाहिए उसको,
पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाते हैं अक्रॉस अ मॉलिक्यूल, ठीक है, हमारे करवाने से नहीं होता है, आई एम सेइंग दैट कि हम करवाते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैव ब्रेन, वो खुद ही कर लेते हैं अपना मूवमेंट, बट द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर उसमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो देन उस फेनोमेना को, ठीक है, देन दैट इज नोन एज रेजोनेंस, उसको हम लोग हमारा क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है, आप लोगों का एक ऐसा फेनोमेना है जिससे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, घुमवा रहे हो, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे घुमवाते हैं, इसकी अलग अलग कंडीशंस कॉन्जुगेशन वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ठीक है, डबल सिंगल डबल, राइट, ये सारे के सारे कंडीशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है मॉलिक्यूल में, तो देन दैट मूवमेंट इज नोन एज आप लोगों का रेजोनेंस। उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रेजोनेंस। याद रखना, जो भी आप बनाते हो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर मैं ऐसा कहूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या ये आपके क्या कहते हैं कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जिन पॉसिबिलिटीज से आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो, आप कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आप देखो पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी घुमा सकते हो, देखो आप पाई इलेक्ट्रॉन को वैसे भी घुमा सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज है ये आपको बताता है। लेकिन जो ये रेजोनेंस रेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये कंप्लीटली आप लोगों का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसको याद रखना। मतलब एक्चुअल में कभी भी आपको जो बेंजीन की रिंग है वो ऐसी नहीं दिखती होगी, ठीक है, बट क्या करें, हमें प्रॉपर्टी समझनी थी तो हमने अज्यूम किया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कहा जाता है। और जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एक्चुअल कंसेप्ट कहते हैं कि अच्छा देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये पूरी शॉर्ट सी एक समरी थी रेजोनेंस के बारे में। अब रेजोनेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स पढ़ने का मतलब, अब जैसे मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी एक सिस्टम के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये फ्रेम होना चाहिए कि आखिर रेजोनेंस हो क्यों रहा है, वाई रेजोनेंस अकर, ठीक है, आपका रेजोनेंस आखिर होता क्यों है। तो अगर मैं इस रिस्पेक्ट में पूछूं कि रेजोनेंस क्यों होता है, तो एक बात याद रखना, बहुत ही सिंपल सी है, रेजोनेंस के फेनोमेना के अंदर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रेजोनेंस के रूट्स के बारे में पढ़ूं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो बेसिकली अक्रॉस द मॉलिक्यूल ये क्या कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अक्रॉस द मॉलिक्यूल ये क्या कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ी कपड़े की गठरी है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं एक बैल है, उस बैल से, अकेले बैल से आप किसी तरीके से अपने खेत को जोत रहे हो। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लगिंग, राइट, खेत को जोतना मतलब प्लगिंग। आप खेत जोत रहे हो, अब होगा क्या कि बेचारा वो एक बैल है, उसके पीछे आपने वो जो लगा के रखा है जिससे वो हल, मतलब वो जो रहता है ऐसे मिट्टी को खरीदते हुए चलता है, वॉट एवर इट इज, तो उससे हो क्या रहा है कि आप लोगों का बेचारा एक बैल पूरा प्रेशर झेल रहा है। फिर आपने क्या किया, एक दूसरे बैल को भी लगा दिया, तो अब वही सेम चीज को कौन अभी खींच रहा है, कौन पुश कर रहा है, सॉरी कौन पुल कर रहा है, दो लोग मिलके कर रहे हैं। तो पर यूनिट अगर मैं पर बैल पूछूं कि अब ज्यादा फोर्स फील हो रहा है उन्हें कि कम प्रेशर फील हो रहा है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ अब पर यूनिट एक बैल को कम थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि अब प्रेशर दो लोगों ने, या फिर कह सकते हैं काम अब दो लोगों ने आपस में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम पे कंसेंट्रेटली बैठा हुआ है, एक ही एटम के ऊपर के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है,
तो मैं ये कह सकती हूँ वो एक पर्टिकुलर एटम को बहुत ज़्यादा एक निगेटिव चार्ज फील हो रहा होगा, राइट। लेकिन अगर उसी सेम इलेक्ट्रॉन को हम लोग घुमाना शुरू कर दें एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तो तुम ये कह सकते हो कि जस्ट लाइक द केस ऑफ दैट बेल, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को मोर स्पेस मिली, ठीक है। जब मॉलिक्यूल आप लोगों को अक्रॉस द मॉलिक्यूल घूमने लगा तो इसको और स्पेस मिलने लगी। जैसे जैसे इसको स्पेस मिल रही है ये अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि थोड़ी देर इस एटम पे, थोड़ी देर उस एटम पे, तो कभी भी किसी एक एटम को कंप्लीटली वो निगेटिव चार्ज फील नहीं हो रहा। और जितना ज़्यादा वो अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपका मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये चीज़ रिलेट कर सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम, ठीक है, तो अपने एक एटम से दूसरे एटम मूवमेंट करने पर वो इनडायरेक्टली मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहे होते हैं। तो रेजोनेंस जो हो रही है ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हो रही है, कॉन्जुगेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का एक रीजन है रेजोनेंस के होने का। लेकिन व्हाई रेजोनेंस अकर एंड व्हाट वी अचीव, ये हमारा सवाल था कि इससे हमें क्या मिला, ठीक है। हमें रेजोनेंस टॉपिक को पढ़कर या फिर लेट्स से रेजोनेंस से हमको क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूल को क्या मिल रहा है। तो बेसिकली अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक बात याद रखना, रेजोनेंस अगर वहां पर हो रहा है, और रेजोनेंस कब होता है ये कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर में मैंने सिखा दिया है, कॉन्जुगेशन वाले वीडियो में। बेसिकली कॉन्जुगेशन ही एक तरीके का आप कह दो, रेजोनेंस ही है वो सेम। वो जो मॉलिक्यूल है, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के होने की वजह से वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार्ज डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। आप खुद सोचो, आपके पास एक मान लो छोटा सा सर्कल है, उस छोटे से सर्कल पे आपने 6 निगेटिव चार्जेस रख दिए, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। अगर मान लेते आपके पास एक बहुत बड़ा सर्कल है और उस सर्कल पे आपने एग्जैक्टली 6 चार्जेस रखे, तो अभी चार्जेस की क्वांटिटी तो दोनों सर्कल पे सेम है, बट फर्क क्या है, चार्ज डेंसिटी दोनों में अलग है। क्यों? क्योंकि वही सेम चार्ज अभी ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और अगर ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, सिंस हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एरिया वाइज वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब हम लोग जितने जगह पे रहते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल एरिया हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं लैंड का रहने के लिए, अपने खुद के पर्सनली खरीदा हुआ, बहुत कम या किराए का जो भी हो। लेकिन अगर मान लेते पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती, मतलब पॉपुलेशन कम होती, तो एरिया हम लोग ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे होते। अगर हम एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे होते तो हमारे एक घर और दूसरे घर के बीच में क्या होते, बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस होते, जैसे हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, हॉलीवुड मूवीज में कि किस तरीके से लोगों के घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, उस तरीके से मे भी एग्जिस्ट कर रहे होते। और उससे क्या होता है, जो चक 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 होती है, जो आपस में चिक चिक होती है, वो भी हमारे इसमें कम होता, धक्का मुक्की कम हो रही होती इनडायरेक्टली। तो वैसे ही है, आप चार्ज को यार जितना मतलब आप उसकी डेंसिटी आप कम रखोगे किसी एक एटम पर, वो क्या होगा, उतना ही स्टेबल होगा, है ना, वहां पे चक चक कितनी कम होगी। सो देयरफॉर ये बहुत ही नेसेसरी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही है तो रेजोनेंस के होने की वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। वो मॉलिक्यूल ना बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह रेजोनेंस हो रही है, चलो चलो स्टेबिलिटी है। तो रेजोनेंस एक अच्छा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, रेजोनेंस ऐसा कोई फेनोमेना नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ हो। रेजोनेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, रेजोनेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर। अच्छा, ये आप लोगों का एक ऐसा फेनोमेना है जिसकी वजह से हमें खुशी हो रही है कि हाँ ये क्यों आ रहा है, तो ये अपने साथ स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है। सो देयरफॉर वी लव रेजोनेंस, हमें रेजोनेंस अच्छी लगती है, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि हर मॉलिक्यूल रेजोनेंस क्यों नहीं करता, ठीक है, हर मॉलिक्यूल रेजोनेंस क्यों नहीं करता। कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की वजह से वहां उस मॉलिक्यूल के अंदर में रेजोनेंस हो रही है। अब ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूल के पास हम ह्यूमन बींग्स के जैसे उतना ज्यादा ब्रेन नहीं है, बट स्टिल उन लोगों के मॉलिक्यूल के अंदर कुछ तो ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा होगा जिस सिस्टम की वजह से मैं ये कह सकती हूँ यार इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, इसके अंदर ये हो रहा है, इसके अंदर वो हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा वहां पे। ऐसा क्या होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर में कि वहां पे रेजोनेंस होती है। सबसे पहला
आप अगर चाहते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में रेजोनेंस हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, वो मॉलिक्यूल या फिर जितने भी पार्ट पर वो है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर। अब प्लेनर कौन सी चीजें होती हैं? दो, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या फिर वो sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद sp की ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। अगर sp3, sp3d, sp3d2 इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये लोग क्या होते हैं बोलो? ये लोग आप लोगों के 3D मॉलिक्यूल्स है। तो अगर ये लोग 3D हैं तो डेफिनेटली ये लोग तो नॉन प्लेनर रहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रेजोनेंस इसकी सबसे पहली, सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या है कि मॉलिक्यूल आप लोगों के प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, प्लेनर होने चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज। के एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर के क्या होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। दूसरी चीज, उसके अंदर में कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, शुड एग्जिस्ट कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन कब एग्जिस्ट करती है ये तुमको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया गया है कि कॉन्जुगेशन की कंडीशंस क्या है। ठीक है, लगे तो मैं एक बार फिर से बता देती हूं कि कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है ताकि रिवाइज हो जाए। बताओ क्या होती है कॉन्जुगेशन की कंडीशन? सिंपल है। पहला मान लेते हैं डबल, सिंगल, नेगेटिव, ये हो गई पहली कॉन्जुगेशन की कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हो आप? डबल, सिंगल, लोन पेयर, ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? डबल, सिंगल, पॉजिटिव, ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन। अच्छा, उसके बाद चौथी कंडीशन आप क्या ले लो? डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल, ये हो गई आपकी चौथी कंडीशन। उसके बाद ई पार्ट में क्या आ जाएगा? डबल, सिंगल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये हो गई आपकी चौथी। वैकेंट पी ऑर्बिटल लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, पांचवी कंडीशन हो गई। छठवीं भी एक होती है, डबल, सिंगल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से भी कॉन्जुगेशन हो जाती है। और एक और कंडीशन क्या हो जाएगी? डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, ऐसे। ठीक है, ये वो सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूं कि कॉन्जुगेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अगर किसी मॉलिक्यूल की ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप क्या कहोगे कि कॉन्जुगेशन वहां पे हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम लोगों ने इस कंडीशन को इतना जोर क्यों दिया है कि ये प्लेनर होना चाहिए, ये एटम्स प्लेनर होने चाहिए? क्यों हम लोगों को क्यों चाहिए? क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ प्लेन में चाहिए? ऐसा इसीलिए चाहिए क्योंकि कॉन्जुगेशन के दौरान देखो होता क्या है। कॉन्जुगेशन के दौरान जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, राइट? दे शिफ्ट। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं? वो शिफ्ट होते हैं। अब मुझे एक खुद सोचो, तुमने लैपटॉप देखा है? ऑब्वियसली अब तो सभी के पास है ही, अगर नहीं भी है तो यार टीवी वगैरह में तो देखा ही है, बाद में कभी ना कभी तो ले ही लोगे। तो जो लैपटॉप होता है वो किस तरीके का दिखता है? देखो, वो ऐसा रहता है, उसका कीबोर्ड वाला पार्ट ऐसा, और ये आपका मॉनिटर, ये एक अलग प्लेन में होता है। ये लेट्स से मैं ऑन प्लेन कह देती हूँ तो इसको मैं अगर आउट ऑफ द प्लेन कह देती हूँ। दोनों एक दूसरे के अलग अलग प्लेन में होते हैं। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कभी ऐसे जंप करके नहीं जाते, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में मॉलिक्यूल जंप नहीं करते। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में जंप करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स में। तो जो ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, एक साथ आज मतलब एक प्लेन में मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बड़े मजे से उन ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल मान लेते हैं एक्स प्लेन में है और दूसरा ऑर्बिटल मान लेते हैं बी प्लेन में है या वाई प्लेन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जंप नहीं कर सकता। सिंस इलेक्ट्रॉन वहां जंप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। सिंस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वहां पर आप लोगों की रेजोनेंस ही नहीं हो रही, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपके जाने चाहिए, ठीक है, शिफ्ट होने चाहिए एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में तभी शिफ्ट होगा जब उसके ऑर्बिटल सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अगर वो सेम प्लेन में लाई नहीं करते हैं तो वहां पे शिफ्टिंग उस केस में पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर ये चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है कि मॉलिक्यूल जहां पे आप एटम्स जहां पे आप चाहते हो कि वहां पे कॉन्जुगेशन हो, तो वहां पर सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है
कि वहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। अगर ऑर्बिटल्स प्लेनर है तो चलेगा, अगर ऑर्बिटल प्लेनर नहीं है तो नाना बाबा ना, वो नहीं चलेगा फिर। ठीक है, ओके। अब ये तो एक मैंने जनरली तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दिया रेजोनेंस के बारे में। अब हम लोग रेजोनेंस के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट रेजोनेंस की थ्योरी के रिगार्डिंग एक और टॉपिक आता है आप लोगों का, रेजोनेंस एनर्जी। मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। क्यों मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ? रीजन, क्योंकि कॉन्जुगेशन वाले टॉपिक में मैं ऑलरेडी जो क्वेश्चन है रेजोनेंस के वो मैं करवा चुकी हूँ। थोड़े बहुत क्वेश्चन है मेसोमेरिक इफेक्ट में करवा चुकी हूँ। तो अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ानी है, रेजोनेंस की मुझे थ्योरी पढ़ानी है। उससे में जो टर्म्स इन्वॉल्व है उसका मतलब बताना है तुमको। सो द नेक्स्ट टर्म इज रेजोनेंस। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया भाई? तो नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है आप लोगों का, रेजोनेंस एनर्जी। अब जैसे कि हमने ऊपर बात की कि एक जो मॉलिक्यूल आपके पास है उस मॉलिक्यूल के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? टोटल 2। हो सकता है किसी और के ज़्यादा हो। जैसे तुम लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो उस वक्त भी मैंने तुमको ये रेजोनेंस टॉपिक पढ़ाया था। वो केमिकल बॉन्डिंग की नज़र से पढ़ाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नज़र से नहीं पढ़ाया था। तो वहाँ पे जो कार्बोनेट मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि मैं ड्रॉ कर देती हूँ कार्बोनेट मॉलिक्यूल को, जैसे C+O, ये आप लोगों का एक बेसिक कार्बोनेट मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया, CO3 2 नेगेटिव, है ना। तो ये जो कार्बोनेट मॉलिक्यूल होता है इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक तो ये खुद होता है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, हो सकता है कि ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ जंप कर जाए। कॉन्जुगेशन का सिंपल नियम क्या होता है? लोन पेयर कन्वर्ट टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट टू लोन पेयर, है ना। ये इस तरीके से। तो ये चीज बताओ कैसी दिखने लगेगी? अभी जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर अब निगेटिव आ जाएगा। राइट वाले को स्टिल मैंने वैसे का वैसे ही रखा, और जो लेफ्ट वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, बराबर। लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती थी कि आप लोगों का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन, ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाता बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाता किस में? वापस से आपके लोन पेयर में। ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो बारी बारी सभी ऑक्सीजन अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? निगेटिव चार्ज ले रहे हैं, और बारी बारी हर ऑक्सीजन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो कार्बोनेट का ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3। हो सकता है किसी के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है किसी के 6 पॉसिबल हो। तो जितने भी उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इन लोगों को यूजुअली हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं। ये ऐसा पूरे स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद ऐसा हम लोग बोर्ड्स के पेपर में एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट ये बताता है कि जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एंड उसके बाद हम लोग इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बदले इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ, अगर मुझे इसी सेम स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ क्या हो जाएगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तुम्हें नहीं लगता कि इस तरीके से हो जाएगा कि कार्बन यहाँ पे पहले तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त सारे सिग्मा बॉन्ड आप वैसे के वैसे ही बना दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक एक करके सभी ऑक्सीजन लोगों को डबल बॉन्ड तो देखो मिल ही रहा है, तो डॉट 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 ऐसे, ये ऐसे डॉट डॉट, ये डॉट डॉट क्या इंडिकेट करती है? ये डॉट डॉट ये बताती है कि बारी बारी से हर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मिल ही रहा है, और चार्ज ब्रैकेट के ऊपर मैंने कितना लिख दिया? 2 नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो याद रखना, जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये पहला पॉइंट, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है किसके कंपेयर में? आप लोगों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेयर में। तो इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में ये भी कह सकती हूँ कि जो एनर्जी होती होगी रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, वो क्या होती होगी? कम होती होगी एज कंपेयर टू एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी कंटेन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्योंकि केमिस्ट्री में एनर्जी का और आप लोगों के
क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी का कैसा आंकड़ा चलता है, इनवर्स का। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसके अंदर एनर्जी कम है, बराबर। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और है बहुत ही महत्वपूर्ण। इफ यू हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मैं अज्यूम कर रही हूं, ठीक है, ध्यान रखना, इफ यू हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, मेरा अजम्पशन है। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है किसी के पास 10 हो, ठीक है, वो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है कि किसके पास कितना है। वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो सबसे जरूरी पॉइंट कि ऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नीड नॉट हैव इक्वल एनर्जी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर अगर कहीं भी ऊपर नीचे हो तो उसको करेक्ट कर लेना, हम इंग्लिश पढ़ने नहीं बैठे, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आप ये कहोगे कि तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही तो है भैया, सबके सब स्टेबल है, या मतलब इक्वली स्टेबल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्वली स्टेबल, ये लोग इक्वली स्टेबल नहीं होते हैं। अब मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में भी कंपटीशन होता है कि भैया देख देख मैं तेरे से ज्यादा स्टेबल हूं। इन सभी का बाप कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनमें भी कंपटीशन चलता है कि मैं दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं ज्यादा स्टेबल हूं। हो सकता है कि आपस में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम हो जाए, बट ये हो सकता है वाला ऑप्शन है। हमेशा सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम रहेगी ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो, मान लो कि लेट करते हैं यू हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। लेट से आपके पास है R1 मतलब RS1, RS2 और RS3, और मैंने इनके अंदर आपका एक ऑर्डर सेट कर दिया, एक एनर्जी का मैंने एक ऑर्डर सेट कर दिया, ठीक है, कि ये RS1 की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, RS2 की सबसे कम और मतलब कम, और RS3 की उससे कम। तो क्या तुम ये चीज कह सकते हो कि स्टेबिलिटी के मामले में फिर सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। ये मेरा अजम्पशन है, इसमें RS1 कौन है, RS2 कौन है, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, ये मेरा सिर्फ अजम्पशन है। तो ये जो है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 आप लोगों का ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो तुम कहोगे बिल्कुल आप कह सकते हो कि आपका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ऑब्वियस है कि इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का देयर एग्जिस्ट सम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि कोई ना कोई एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा फॉर अबोव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगे तब तब उनके लिए उनका कोई ना कोई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तब तो एक्चुअल में उस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की भी अपनी खुद की कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, इट ऑल्सो हैव सम एनर्जी, बराबर। हर चीज के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो इसके पास भी उसकी खुद की कोई एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं इसके पास इसकी जो एनर्जी है, लेट इट बी ERH, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सा फैक्ट है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है इसको माइनस करो, किससे माइनस करो, आप लोगों की एनर्जी, किसकी एनर्जी, आप लोगों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 के साथ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 मतलब मैं उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी की बात कर रही हूं जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी के साथ आप माइनस करो। तो जो एनर्जी न्यू मतलब उन दोनों एनर्जी का जो गैप आएगा, दिस एनर्जी गैप इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इट इज द डिफरेंस। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि हाउ वुड यू डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी, तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी, खत्म। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की एनर्जीज के बीच का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कुछ एक खाना खाया और सर्टेन एनर्जी तुम्हारी बॉडी ने गेन की,
मैंने भी खाना खाया और मेरी बॉडी ने भी सर्टेन अमाउंट की एनर्जी गेन की, ठीक है। तो ऐसे में जो एनर्जी हम दोनों के पास लेट से है, उन दोनों एनर्जी का गैप, तो हम माइनस क्या करें, तुमने 300 कैलोरीज ली, मैंने 350 कैलोरीज ली, हम दोनों के कैलोरीज के बीच का गैप 50 से मान लेते हैं। तो वैसे ही रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दो एनर्जीज का डिफरेंस है, ठीक है। कौन सी दो एनर्जीज का डिफरेंस है ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का और दूसरा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का। लेकिन कोई भी राह चलता ऐरा गहरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। आपको सब उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसके पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का गैप आपको यहां पर लेना है, ठीक है। दैट इज नोन एज आप लोगों का रेजोनेंस एनर्जी, बराबर। इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो ये बेसिकली तुम लोगों की कौन है, रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। मुझे लगता कि इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था रेजोनेंस एनर्जी का, जो कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बराबर। इसके मैं स्टेबिलिटी के रूल्स भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये जो टॉपिक पढ़ा हमने, ये क्या पढ़ा, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब रियलिटी में अगर तुम्हें रेजोनेंस एनर्जी सच्ची में निकालनी है, कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक ऊन है, वूल, या फिर लेट से मेरे पास एक कॉटन है, मैंने कॉटन को जलाया तो जलाकर ना इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। मैडम आपको कैसे पता कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, आपने एनर्जी को कैसे नापा। तो यार एनर्जी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब डिवाइस या कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर, कुछ ना कुछ तो तरीका कुछ तो होगा ना। तो सिमिलरली अगर तुम्हें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके पास उसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, अगर तुम्हें ये पता लगाना है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय HOH, ठीक है। आप रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ HOH। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म HOH, ये यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ। अभी तुम्हें इस टर्म में घुसने की उतनी ज्यादा नीड नहीं है, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तब हम ध्यान देंगे। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की मदद से। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है क्या नहीं है ये बाद में हम देखेंगे, जब हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे और GOC की रिएक्शन मैकेनिज्म। इस तरीके से आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो किस चीज को, आपकी रेजोनेंस एनर्जी को। और रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करके भैया तुम्हें मिलता क्या है, क्यों तुमने रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया, आखिर क्या मिला तुम्हें रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करके। तो जितनी ज्यादा किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा निकल के आएगी, याद रखना उतनी ज्यादा रेजोनेंस से वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। मतलब अगर रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब याद रखना कि वो मॉलिक्यूल आप लोगों का उतना ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। या फिर आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि बेसिकली ये रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी किस चीज को इंडिकेट करती है, ये रेजोनेंस एनर्जी किस चीज को इंडिकेट करती है, ये रेजोनेंस एनर्जी इस चीज को इंडिकेट करती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच कंपाउंड इज स्टेबल, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच कंपाउंड इज स्टेबल। इसका एक दूसरी तरीके से हम समझते हैं, मेरे 15 मार्क्स आए और सोनिया के 10 मार्क्स आए, तो अगर मैं ये कहूंगी कि मैं कितने मार्क्स से सोनिया से आगे हूं, 5, तो हम लोग क्या कहेंगे, 5 मार्क्स से मैं सोनिया को क्या कर रही हूं, आगे उससे हूं। या फिर जैसे मैच होता है, क्रिकेट मैच, उसमें है ना 2 विकेट से इंडिया जीता लेट से, तो 2 विकेट क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि दूसरी टीम के कंपेयर में हम कितने उनसे ज्यादा बेटर हैं या कितने से बेटर हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या इंडिकेट करती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है, आप लोगों का वो मॉलिक्यूल कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो स्टेबल है, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो स्टेबल है, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड कुछ और तथ्य हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, जैसे कि आगे की क्लासेस में तुम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारे वर्ड्स तुम पढ़ोगे। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आप लोगों के एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उससे कम रेजोनेंस एनर्जी होती है किसमें, आप लोगों के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है, और उससे भी कम रेजोनेंस एनर्जी होती है आप लोगों के एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो आगे ऑब्वियस है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे तुरंत एक इंसान को डाउट आता है कि मैडम आप तो हमेशा बताते थे कि जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी उतनी ही कम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करूं तो फिर स्टेबिलिटी के हिसाब से तो ऑर्डर उल्टा हो जाना चाहिए, राइट। ये अब भी डाउट तुम लोगों में से किसी का आएगा, बिल्कुल नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो तुम बोलोगे मैडम फिर तो आपका ही सिखाया हुआ नियम यहाँ पे मतलब फेल हो रहा है। भैया मेरा नियम सिखाया हुआ फेल नहीं हो रहा है। रेजोनेंस एनर्जी जो है वो किसको मेजर करती है, वो खुद स्टेबिलिटी को मेजर करती है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए थे कि अच्छा किसी के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड है तो वो इतना अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो रही है, वो उसके अंदर स्टोर्ड नहीं है बल्कि वो एनर्जी निकल रही है बाहर। तो तुम ये देखो ना कि जितनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी इसका मतलब मॉलिक्यूल के विथिन उतनी ही एनर्जी क्या हो रही होगी, कम। सो इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, इट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग आउट, ठीक है, जो रिएक्शन में बाहर चली गई। बराबर जैसे मान लेते किसी मॉलिक्यूल को मैंने कुछ कन्वर्ट किया एक रिएक्टेंट से, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब मैंने उसको कन्वर्ट किया तो कितनी एनर्जी उसने रिलीज की। उस रिलीज वर्ड से आप रेजोनेंस एनर्जी को आप क्या करो अपने दिमाग में स्टोर रखो कि रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है आपका सिस्टम, आपका ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी आपका मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मान लेते हैं मेरे पास भी 10 कैलोरीज की एनर्जी है और स्पर्श के पास भी 10 कैलोरीज की एनर्जी है, बट मेरे अंदर रेजोनेंस हुई और मेरे अंदर से मान लेते हैं 6 कैलोरीज बाहर चली गई, 6 कैलोरीज बाहर चली गई तो अंदर कितनी रह गई, 4। और स्पर्श के अंदर भी रेजोनेंस हुई बट उसकी रेजोनेंस मान लेते हैं ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर लेट से कम हुई, तो जिसकी वजह से उसकी सिर्फ 4 कैलोरीज बाहर गई। तो अब स्पर्श के पास कितनी है, अब स्पर्श के पास 6 कैलोरीज और मेरे पास कितनी है, 4। तो बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी रिलीज एनर्जी है, रिलीव्ड, बाहर गई। तो जो एनर्जी जितना बाहर जाएगी उतना ही तो मॉलिक्यूल के अंदर कम होगा उसका कंटेंट। सो देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर किसी के अंदर वो डाउट आने वाला था तो उस डाउट को अपन ने इसी पॉइंट पे क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी। पॉइंट नंबर 4, अब देखना कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारी रेजोनेंस होती है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक मॉलिक्यूल है इस तरीके का, ये लेट से बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या रेजोनेंस होगी, बिल्कुल होगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है रिंग के अंदर आके रेजोनेंस करवाएगा। आपके पास मान लेते हैं एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ऐसी आपके पास ये रिंग लगी हुई है, ये रिंग लगी है यहाँ। मैं अभी डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल सिंगल बनाने का मन नहीं कर रहा तो मैं उसको ऐसे ही बना देती हूँ, ठीक है। अच्छा वेट अ मिनट, अब बताओ, अब मैं अगर तुमसे पूछूंगी कि यहाँ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि सिर्फ 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं पूछूंगी बाजू वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, तो तुम बोलोगे 9। क्यों 9? ये अगर इधर गया तो 3, इधर गया तो 3, इधर गया तो 3। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतने ज़्यादा आप लोगों की, आप ये कह सकते हो, एनर्जी निकलेगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी आपका मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इससे एक दिमाग में अपने बात याद रख लेना कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे आप लोगों की रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी और आप लोगों की स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि आपका चार्ज ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। या फिर इस चीज को इस तरीके से भी बोला जा सकता है, बराबर। अच्छा
अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं ये मैंने मॉलिक्यूल दे दिया, ये मॉलिक्यूल मैंने दे दिया, और एक मॉलिक्यूल मैंने मान लेते हैं ये दे दिया। अब इसमें मैं तुमसे पूछ रही हूं किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, ए की या बी की? तो तुम बोलोगे पहले वाले में भी रेजोनेंस हो रही है, दूसरे वाले में भी रेजोनेंस हो रही है, लेकिन यहां पे रेजोनेंस कितनी हो रही है? देखो, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है, ठीक है, जितनी ज्यादा वो कॉन्जुगेट हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा है। तो ज्यादा क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब मॉलिक्यूल में ज्यादा दूर तक चार्ज को आप डिस्पर्स करते सकते हो, ज्यादा एटम्स तक अपने चार्ज को डिस्पर्स कर सकते हो, डीलोकलाइज कर सकते हो। तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी, आप लोगों की स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेजोनेंस एनर्जी भी ऑब्वियस है। सो इस केस में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ व्हाट? ए। ठीक है, एज कंपेयर टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे, आप लोगों की रेजोनेंस की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी। या फिर अगर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस आप लोगों की क्या है या कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो भी आप लोगों की रेजोनेंस एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार की कॉन्जुगेशन होती है, मैं ऑलरेडी ऊपर लिखा चुकी हूं, बट एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, अमंग ऑल द कॉन्जुगेशंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमंग ऑल द कॉन्जुगेशन, अगर आपको कोई एक ऐसा सिस्टम दिया है जिस सिस्टम में डबल सिंगल डबल, जैसे कि यहां देखो डबल सिंगल डबल, यहां पे डबल सिंगल डबल वाली कॉन्जुगेशन मौजूद है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सी वाली कॉन्जुगेशन मौजूद है देखकर बताओ? इस पर्टिकुलर सिस्टम में डबल, ठीक है, सिंगल, लोन पेयर, ये वाली कॉन्जुगेशन मौजूद है। तो जब भी तुम्हें कंपैरिजन करने को दिया जाए कि देख भाई यहाँ डबल सिंगल डबल है, अब देख भाई वहां पे डबल सिंगल लोन पेयर है, ठीक है, तो याद रखना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रहेगी, ठीक है, जब आप लोगों के पास डबल सिंगल लोन पेयर वाली कॉन्जुगेशन हो एज कंपेयर टू रेजोनेंस एनर्जी इन डबल सिंगल डबल वाली कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो कई बार तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स या फिर एमसीक्यू जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो उस वक्त देखने को मिल सकता है। ठीक है, एकदम याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब उसमें कुछ पॉइंट्स धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आते जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस से लेकर। ठीक है, अब जैसे कुछ पॉइंट्स मैं अभी बता देती हूँ, और अभी नहीं, जब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल मैंने तुम लोगों को रेजोनेंस के बारे में बताया है कि व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस से जुड़े हुए टर्म्स क्या होते हैं। अब ऑब्वियस है कि रेजोनेंस के कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होंगी, रेजोनेंस की वजह से कुछ कुछ मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कि मतलब डायरेक्ट है, इनवर्स है, ये सारे फैक्टर्स हम एप्लीकेशंस पार्ट में पढ़ेंगे। बट एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, आप लोगों का जो रेजोनेंस है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सॉरी तीन बल्कि, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, और तीसरा रेजोनेंस एनर्जी। सबसे ज्यादा गड़बड़ी लोग रेजोनेंस एनर्जी में ही करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज ठुसी हुई रहती है कि एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। बट रेजोनेंस एनर्जी को आप इस तरीके से याद रखो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग आउट। तो हो सकता है तुमसे गड़बड़ियां ना हो। ठीक है, अच्छा, जाते जाते कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सिस्टम लाइक दिस, अगर आपके पास इस तरीके का कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर ये मॉलिक्यूल मैंने जोड़ के रखा है, अगर मैं तुमसे ये पूछती हूं क्या यहां पर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो तुम डेफिनेटली कहोगे बिल्कुल मैडम यहाँ पे रेजोनेंस होगा। कैसे? पाई सिग्मा लोन पेयर, देखो होगा डेफिनेटली। अब रूल क्या होगा, अगर मैंने तुमसे पूछा कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे कि मैडम आप यहां से बनाओ, ये आपके जो लोन पेयर है आप इनको कन्वर्ट करो किस में, आपके किस में बताओ, आपके बॉन्ड में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो बॉन्ड बन जाते हैं, जो बॉन्ड वाले पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो बताओ, जैसे ही नाइट्रोजन अपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, बेचारे पे काय का चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव।
ठीक है। अच्छा, जिसको देगा उसके पास कैसा आ जाएगा, डबल, और जो बेचारा पहले से डबल थे, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे एक एटम पे और खुद को क्या बना लेंगे, बोलो वो खुद को क्या बना लेंगे। एक मिनट, पहले ना मुझे एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए था, उसके बाद मुझे तुमको रेजोनेंस करके दिखानी चाहिए थी। हाँ, तो अब क्या होगा बताओ, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड था बेचारे, इस पोजीशन को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, इस पोजीशन को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, ये वाला आपका डबल बॉन्ड वैसे का वैसे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां शिफ्ट कर देती हूँ, बॉन्ड बना लेती हूँ, और जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होके क्या बना लेंगे, आप लोगों के एटम पे शिफ्ट हो गए, तो बेचारों ने क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन बना लिया। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका कुछ इस प्रकार से, NH2 के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और निगेटिव अब आपका यहाँ आ गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये जो मैंने दो बनाए, ये जो मैंने बनाया रेजोनेंस की, ये रेजोनेंस मैंने कहाँ से की, नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड्स की तरफ, नाइट्रोजन से कहाँ पे की, बॉन्ड्स की तरफ मैंने ये रेजोनेंस की, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कल को तुम्हारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, इमेजिन ये ऐसा NH 2 मिनट 3 कर दूं क्या इसको मैं, एक बार तो यहां कर देते हैं। हाँ, मान लेते हैं ये होता। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगी, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है। तुम्हें एक दफा के लग सकता है कि यहाँ पे रेजोनेंस कर दो ना, पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये तो कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, तो यहाँ पे आप रेजोनेंस क्यों नहीं कर रहे। तो देखो, जब भी पाए सिग्मा पॉजिटिव को तुम देखो, तो वहां पे जो पॉजिटिव है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, उस पॉजिटिव का काम क्या होता है, ये पॉजिटिव इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स है, बराबर। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज किस चीज को इंडिकेट करता है, कि मेरे पास स्पेस है, आओ मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, वो ये इस चीज को इंडिकेट करता है, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, आई हैव स्पेस, ठीक है, आओ मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करो। बट इफ आई डू टॉक अबाउट, अगर मैं इसके बारे में बात करने लगूं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। क्यों यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने ये पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन किया है, इस नाइट्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, ठीक है। दिस नाइट्रोजन गेन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस नाइट्रोजन गेन्स पॉजिटिव चार्ज बाय एक्सेप्टिंग, ठीक है। या फिर इसने अपना क्या किया, पॉजिटिव चार्ज क्या किया, कैसे लेकर आया इस नाइट्रोजन ने अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज, बाय अब उसके ऊपर के जो वैकेंट है उस वैकेंट को यूज करके, मतलब बेसिकली इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जैसे कि अगर मान लेते हैं NH3 है, ये H पॉजिटिव को अगर एक्सेप्ट करेगा तभी तो NH4 पॉजिटिव बनता है, समझ में आ रही है बात। तो उसने एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है, इसीलिए उसके ऊपर वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव उसकी डिफिशियंसी की वजह से नहीं आया कि मेरे पास खाली जगह है, आके मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, ऑलरेडी उसके पास वैकेंट और जगह थी, उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आया है, इट मीन्स दैट कि ये पॉजिटिव इसीलिए आया है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना जो स्पेस था वो किसी ना किसी के साथ शेयर करके रखा है, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कल को ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट भी होते हैं, तो ये शिफ्ट होने के बाद अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देंगे किसको, जब जगह ही नहीं है तो, और जब जगह ही नहीं है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, तो रेजोनेंस वहां पे कैसे हो सकती है। सो ये वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो एक स्टूडेंट से होती है, जल्दबाजी में नाइट्रोजन को देखते बराबर ये बता देना करके कि हाँ यहाँ पर भी आप लोगों का रेजोनेंस हो रहा है, बट लिटरली यहाँ पे रेजोनेंस आप लोगों का नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट एरर होता है जो थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। और बस याद रखना कि रेजोनेंस, जैसे मान लेते हैं मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसा दे दिया, यहाँ, अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि रेजोनेंस हो रही है क्या, तो तुम क्या कहोगे, बिल्कुल मैडम हो रही है। देखो कैसे होती है रेजोनेंस, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसके पास ऐसे पाई मतलब ऑर्बिटल्स होंगे, p ऑर्बिटल्स यहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो होता क्या है
कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, बस दिस इज नोन एज रेजोनेंस। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि अब इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेगा, तो नो, इलेक्ट्रॉन आगे जंप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब इसके पास 3D ज्योमेट्री है। 3D ज्योमेट्री का मतलब कि ये नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है इसका मतलब इस पर्टिकुलर एटम का p ऑर्बिटल बाजू वाले एटम्स के p ऑर्बिटल्स के साथ क्या नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं, मतलब सॉरी, उनके प्लेन में पैरेलल नहीं है। सो देयरफॉर वी से कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होती। तो ये सारी कहानी थी रेजोनेंस को लेकर। रेजोनेंस की क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग अभी आपके जीओसी के इसमें पढ़ेंगे, तो तब हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे एप्लीकेशंस में। तो अभी राइट नाउ जीओसी का हमारा एक पार्ट खत्म होता है। इसमें हमने जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स से हमने उसके बारे में पढ़ाई की। अब कल से हमारा जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होगा, वो सेकेंड टॉपिक होगा आपके इन्हीं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट के एप्लीकेशंस। यानी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो कल हम लोग जो चीज पढ़ेंगे दैट वुड बी दी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशंस में बेसिसिटी और एसिडिटी ये टॉपिक्स भी आते हैं। तुम्हें लगेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम यहाँ क्या कर रहा है, बट बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा। तो वही बेसिसिटी एसिडिटी हम लोग पढ़ेंगे, बट आयोनिक इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी में मैं उसको कंप्लीटली समझा कर नहीं दूंगी। हम लोग उसको एक अलग से टॉपिक बना के पढ़ेंगे आफ्टर स्टडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नहीं तो कई बार कैसा होता है, मैं बोलूंगी कि अच्छा देखो इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, मान लो, तो तुमको मानना से बेटर है कि पढ़ लो, थोड़ा 2-3 दिन वेट कर लो। उसके बाद हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो कल का हमारा टारगेट है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस को पढ़ना और हाइपर कॉन्जुगेशंस की एप्लीकेशंस को पढ़ना, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन इंडक्टिव के साथ इसीलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इंडक्टिव वर्सेस हाइपर कॉन्जुगेशन में गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस किसकी रहेंगी, एक रहेगी आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की और दूसरी रहेगी इसी रेजोनेंस यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो 2 दिन में एप्लीकेशंस वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा और दूसरे दिन के बाद फिर हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आप लोगों का एसिडिटी बेसिसिटी क्या होती है। हार्डली इसको भी 2 दिन लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो रहेगा आप लोगों का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कि कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं एंड ऑल, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक, नॉन एंटी एरोमेटिक और ये सारे टॉपिक्स। तो अभी कल से जीओसी का एक सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जीओसी 2 नहीं है, जीओसी 1 में ही हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, आप लोगों के सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जीओसी 1 में ही हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अभी कल से एप्लीकेशंस वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि तुम्हारे रिवाइज्ड होने चाहिए, तो रिवाइज्ड करके बैठना, ठीक है। अभी इसको रुकते हैं।